16 की। तो आइए आज इंड एज 16 के बारे में, पहली 3 क्लासेज में तो थ्योरेटिकल पोर्शन या बेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया था। तो आज हम लोग को उसके प्रैक्टिकल बेस के बारे में बात करना है और इसमें 2 एनेक्सर जोड़े गए हैं, डीकमीशनिंग कॉस्ट के बारे में और एक और चीज़ होती है जिसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिपिंग कॉस्ट। और जो एस का इंटीग्रल पार्ट है इसका मतलब हमें पढ़ना है, वो 2 चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी प्रैक्टिस से। शुरू करते हैं मित्रों। प्रैक्टिस पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग निकालिए। हाँ, मैं बता दूं, मैंने इन डेज का नोट्स आप सबको आपके टेलीग्राम पे भेज दिया है और टेलीग्राम का चैनल का नाम है टॉपर सीए फाइनल। काफ़ी बच्चों ने देख भी लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसे एक बार गो थ्रू कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है और यहीं से हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको इनिशियल कॉस्ट रिकॉग्निशन के बारे में बताता हूं। अगर आपको याद हो तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डेज कहता है कि रिकॉग्निशन करने की 2 शर्तें होती हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के इनफ्लो होने का, और दूसरी कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई इनिशियल रिकॉर्डिंग होगी कॉस्ट पे और उसके लिए कॉस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो जरा पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम आपसे और आगे बातें करेंगे। कहता है XYZ रिक्वायर ए मशीन अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। देखा आप सबने, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन, इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी फीस, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन, प्री प्रोडक्शन, परचेज ऑफ 5 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर, और इन एडिशन टू द अबव trade discount 10% on the initial list price of the contract, settlement discount 5%, and payment were received within 1 month of purchase। हमने 20 अप्रैल को प्लांट पेड किया था, आपको कॉस्ट बताना है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं और भी जो बच्चे जुड़े हैं एक छोटी सी हेलो भेज दीजिए, गुड आफ्टरनून भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप जुड़ चुके हैं, मैं आपका नाम ले पाऊं। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक बार जरा इसकी रीडिंग करिए। आप कहेंगे सर क्वेश्चन कहाँ से लिया आपने, तो देखिए मेरा तो एक ही सोर्स है और वो सोर्स है अपना सीए इंस्टीट्यूट। ठीक है, और कोई सोर्स है ही नहीं मेरे पास। विजय यादव जी भी जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है, और महक कालरा भी जुड़ चुके हैं। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा और नोट्स में कहां पे ये सब बातें हैं उसे मैं बताऊंगा और तब मैं आपको ये क्वेश्चन खुद से लिख के आपको दिखाऊंगा। ठीक है मित्रों, चलिए आप तब तक क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं नोट्स लेके आता हूं। सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभी मैं आपसे बात करता हूं।
9 नंबर क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखिए। चलिए, तो आपने अगर क्वेश्चन देख लिया दोस्तों तो मैं शुरू करूं। क्वेश्चन तो ये था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को, अगर आपको देखने में दिक्कत हुई हो तो। ये नोट्स टॉपर्स की टीम की तरफ से डाउनलोड किया गया है, अपलोड किया गया है आपके बेनिफिट्स के लिए, तो इसे आप देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कि बताइए व्हाट कॉस्ट एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज। जाहिर है ये इंड एस की बात है, तो आइए अब जरा इस इंड एस को लेके आपसे बात करते हैं। कहां पे कॉस्ट की बात कहां की गई थी? मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट हो रहा था। अब मिल गया है मुझे। थोड़ा टेक्निकली ना है जी, टीचर हम लोग कमजोर होते हैं। आप लोग तो बहुत फास्ट काम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। देखिए, यह आ चुका है कॉस्ट। इस इंड एस के अनुसार कॉस्ट का क्या मतलब है अब आपके सामने है। देखिए, व्हाट वी मीन बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट से हमारा क्या मतलब है? एस हमें कहता है, सब लोग ध्यान दें, कैन आइटम ऑफ प्लांट मशीनरी डेट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट should be initially measured at cost। लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, और वेयर एप्लीकेबल द अमाउंट attributable to that asset when initially recognized in accordance with the specific requirement of other as। तो कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने कैश या उस जैसी चीज पे की है, क्या आएगा इसमें? तो यहां ध्यान देने की बात है, परचेज कॉस्ट आएगा। अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी है या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो वो आएगा, लेकिन यहां तो ऐसी कोई चीज है नहीं इंपोर्ट ड्यूटी, तो भाई और जो कॉस्ट है वो सब चीजें आएंगी। नॉन रिफंडेबल टैक्स से आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट लेस किया जाएगा। आंसर का थ्योरेटिकल बेस क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी और कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन और कंडीशन नेसेसरी। अब क्या मतलब है इस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का? तो इसका मतलब यहां देखिए दोस्तों, हम क्या समझते हैं।
भाई एम्प्लॉय बेनिफिट्स कॉस्ट विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन, इनिशियल डिलीवरी या हैंडलिंग चार्जेस साफ साफ लिखा है, प्रोफेशनल कोई फीस दी है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, याद रखिएगा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन कुछ चीजें शामिल नहीं भी करनी है। क्या? नए लोकेशन से अगर आपने बिजनेस किया तो वो नहीं करना, कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपने कर रखा है तो उस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को नहीं लेना, कोई न्यू फैसिलिटी की ओपनिंग हो रही है उसके ऊपर कॉस्ट नहीं लेना, अगर हमारा काम पहले से ही चल रहा है उस पर हम और मेहनत कर रहे हैं तो वो हमें नहीं लेना, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस की बात नहीं करनी, रिलोकेशन या रिऑर्गेनाइजेशन की बात हमें नहीं करनी है। कोई गवर्नमेंट ग्रांट हो तो उसे हमें लेस कर देना है, और डिफर्ड क्रेडिट के लिए जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो आपको शामिल नहीं करना है। तो उम्मीद है कॉस्ट में क्या शामिल करना और क्या नहीं शामिल करना आप बच्चों के सामने आ गया। ये व्हाट टू बी इंक्लूडेड, ये 3 चीजें आपको शामिल करनी है और ये सब चीजें आपको शामिल नहीं करनी है। यही बात है। तो चलिए अब इस बात को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू कैसे इसको देखा जाए। जो क्वेश्चन हमें बोल रहा था उस हिसाब से हम लोग कैसे करें। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या आपको लगता है हमें ये लिस्ट प्राइस लेना चाहिए? क्या आपको लगता है ये लिस्ट प्राइस लेना चाहिए या इसमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है? ये लिस्ट प्राइस नहीं ले सकते क्योंकि इस लिस्ट प्राइस में हमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट की बात की गई है, और अगर आप इसको देखें तो हमें साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो हमें उसे लेस करना है। ये रहा, तो ट्रेड डिस्काउंट को मित्रों लेस करना है, लेकिन ये जो सेटलमेंट का डिस्काउंट है यानी कैश डिस्काउंट है, इस कैश डिस्काउंट का हमें ध्यान देने की जरूरत कतई भी नहीं है। तो इसे हम ना लें तो भी चलेगा। इसका मतलब इस लिस्ट प्राइस में हमें 10% लेस करना है ये वाला, लेकिन कैश डिस्काउंट को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या ये ठीक है दोस्त? डिलीवरी नहीं, डिलीवरी से पहले इंपोर्ट ड्यूटी। यस, हमने पढ़ा इंपोर्ट ड्यूटी हैज टू बी एडेड। गौर से देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी अगर वो नॉन रिफंडेबल हो, नॉन एडजस्टेबल हो, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो आपको उसे ऐड करना है। तो इसका मतलब हमें इस इंपोर्ट ड्यूटी के चलते यहां पे ये एडिशन करना पड़ेगा। डिलीवरी फीस, यस डिलीवरी फीस हमने पढ़ा, डिलीवरी फीस हमें करना है। कोई भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल हो टू ब्रिंग द एसेट टू द करंट लोकेशन। अब जहां हमने खरीदा था वहां से करंट लोकेशन पे लाने पे डिलीवरी चार्जेस तो लगेंगे, और ये इसमें एक्सक्लूसिवली भी लिखा है कि इनिशियल डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस हैज टू बी एडेड। इसका मतलब ये डिलीवरी चार्ज भी ऐड होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कैसे बात बनेगी, एसेट कैसे काम कर पाएगा। प्री टेस्टिंग, देखो मैं प्री टेस्टिंग है कि नहीं, देख के बताइए प्री टेस्टिंग को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड की लिस्ट में टेस्टिंग है, जी हाँ टेस्टिंग यहाँ शामिल है कि भाई एसेट्स को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए अगर कोई टेस्टिंग की जरूरत है तो हमें उसे शामिल करना है, प्री टेस्टिंग। लेकिन अब आता है आपके सामने एक सवाल और आप जवाब देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, कि आप कोई भी आंसर नहीं देखेगा। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, लेकिन स्टडी का आंसर कोई नहीं देखेगा। अगर आपने पहले आंसर देख लिया है तो आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए, परचेज ऑफ ए 5 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर। ऐसा होता है, आप ना चलो मशीनें नहीं खरीदी होंगी आपने, लेकिन आप एसी फ्रिज ऐसी कोई चीज खरीदने जाएं तो जो बेचने वाला होता है ना बड़ा पीछे पड़ जाता है कि सर मोबाइल में दूर छोड़ो, बाकी छोड़ो, मोबाइल में कि भाई आप ना 2-3 साल का रिप्लेसमेंट ले लो, रिपेयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लो। एसी में, फ्रिज में कि सर हमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, कि वैसे तो हम हर साल का लेते हैं 2000, यानी कि 5 साल का बनता है 10,000, लेकिन अभी आपने बोल दिया तो सिर्फ 4,000 में हम आपको दे देंगे। अभी अगर आपने कह दिया तो सिर्फ 4,000 में। तो ये परचेज ऑफ 5 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर है। मेरा सवाल ये है, ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या परचेज ऑफ 5 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट शामिल किया जाएगा? सब लोग घर पे आराम से बैठे हैं, फॉर्म योर ओपिनियन। ये रहा आपके सामने एस
और ये सब ने आपको भेज भी दिया था। अगर लैपटॉप वगैरह में आपने डाउनलोड किया है तो देख लीजिए। जिन बच्चों ने ये नोट्स नहीं अपलोड किया है, डाउनलोड किया है, तो समझ लीजिए फिर से एक बार। सिंपल सा एक, जैसे टेलीविजन ये यूट्यूब का चैनल है, वैसे टेलीग्राम का एक चैनल है। इसी नाम से आप टाइप करेंगे तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा, टॉपर्स सीए फाइनल। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया टॉपर्स सीए फाइनल। उसमें ये नोट्स अभी अभी 1 घंटा पहले मैंने अपलोड किया था, आप वहां से देख सकते हैं। इसी बीच विजय का क्वेश्चन आया कि सर फर्स्ट टाइम टेस्टिंग का तो होगा मगर प्री टेस्टिंग का। अरे भाई साहब, प्री टेस्टिंग का मतलब है काम शुरू करने से पहले वाली टेस्टिंग। ये प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग तो होती है, इसी को तो बोलते हैं ट्रायल रन। एक बार काम शुरू हो जाए उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ होता है, वो तो रिपेयर मेंटेनेंस है, वो तो इंस्पेक्शन है। तो याद रहे, प्रोडक्शन शुरू होने से पहले जो काम होता है उसी को हम बोलते हैं प्री टेस्टिंग। और यहां जो एस कह रहा है ये उसी प्री टेस्टिंग की बात कर रहा है। गौर से देखिए, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कि वेदर एसेट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, सही ढंग से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये यही तो आएगा दोस्त, ठीक ना, ये यही आएगा। तो चलिए, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? मैंने पूछा लेकिन मुझे लगता है जवाब नहीं दिया आपने। ये सारी चीजें तो शामिल होंगी। मुझे बताइए इसका क्या जवाब है। मुझे 2 ही जवाब चाहिए, नो या यस। आपका क्या कहना है, नो या यस? इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, मुझे बताएं। परचेज ऑफ ए 5 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर, 7 लाख रुपए का शामिल किया जाए। यानी लॉजिक मत दीजिए, लॉजिक अपने पास रखिए, लॉजिक टाइप करने में दिक्कत होगी। यस या नो करके वोटिंग कीजिए आप। इट शुड बी इंक्लूडेड एज पर इंड AS 16 इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट और वेदर इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अब इंक्लूडेड तो कोई अपना लॉजिक सोचिए, नहीं इंक्लूडेड तो कोई अपना लॉजिक सोचिए, मैं बताऊंगा लॉजिक। मेरे पास 3 जवाब आया है। पंकज यस नो दोनों बोल रहे हैं, कमाल पंकज, ऐसे नहीं चलेगा। फिर से बताइए, यस बताइए या नो बताइए। ऐसे कौन बोलता है भाई? 2 ऑब्जेक्टिव है और दोनों आपने बोल दिया यस और नो। कमाल करते हैं पंकज जी आप, ऐसे थोड़ा ना होता है। ठीक से खेलिए। चलिए, अब काफी लोगों का आ गया, हरीश का आ गया, अभिषेक का आ गया, पंकज जी का फिर से आ गया नो, और विजय भी बोल रहे हैं, महक भी बोल रहे हैं और आशीष भी बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं। देखो बेटे, लाइव क्लासेज है, लाइव क्लासेज को प्लीज आप एकदम अपनी नॉर्मल कोचिंग क्लास की तरह यूज कीजिए। अब देखिए सीए फाइनल पे फेस टू फेस क्लासेज तो हो नहीं पाती है ड्यू टू आर्टिकलशिप, तो ये लाइव क्लासेज ही आपके लिए समझ लीजिए कि आपका क्लासरूम है। इसमें थोड़ा इंटरेक्टिव होइए, कुछ बातें मैं कहूँ, थोड़ा बातें सोचिए। ये नहीं कि फटाफट फटाफट में बताता चला गया। भाई वो तो बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ऐसा थोड़े ना है। आप इंड AS 16 अगर टाइप करेंगे तो कम से कम 200 वीडियो की लिस्ट तो आएगी। हर आदमी अपना ज्ञान दे रहा है और सब भाई स्टडी देख के पढ़ा रहे हैं, सब ठीक ही पढ़ा रहे होंगे। तो वहां पे क्या है कि वहां पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते आप। ये इंटरेक्टिव क्लास है, इसलिए जो मैं सवाल पूछूं दोस्तों, आप लोग एकदम बोला करिए। चलिए, ये नहीं होगा क्योंकि ये इस कॉस्ट के डिफिनेशन में कहां आ रही है। आइए फिर से मैं बात करता हूं। भाई परचेज कॉस्ट है ये? बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द करंट लोकेशन एंड कंडीशन है? बिल्कुल नहीं। ये तो करंट लोकेशन आने के बाद 5 साल चलाने के लिए है। और क्या ये इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग रिमूविंग आइटम है? नहीं है। 3 ही चीजें तो कॉस्ट में शामिल है, और इन 3 चीजों में से कहीं भी अगर नहीं है तो वो चीज शामिल नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। इसीलिए इट इज नथिंग बट प्रीपेड एक्सपेंस, और हम सब जानते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज ओवर द पीरियड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, बराबर बराबर, ये किसी और रेशियो में अलग डिस्कशन का विषय है, लेकिन ये कॉस्ट का पार्ट कतई भी नहीं होगा, है कि नहीं। ये तो करंट लोकेशन और कंडीशन में आने के बाद सही लिखा चंद्रमोहन ने, ये तो उसको आगे कंटिन्यू करने का, मेंटेनेंस का मतलब कुछ इस तरह का है। और रिपेयर मेंटेनेंस थोड़े ना हम चार्ज करते हैं अपने इनिशियल कॉस्ट में, और वो भी सब्सिक्वेंट और रिपेयर मेंटेनेंस आगे आई।
ऐसे ही कैश डिस्काउंट हम बेटा शामिल नहीं करते, और जो हमने पेड किया है वो 20 अप्रैल को किया है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 20 अप्रैल को हमने पे किया मतलब 1 महीने के अंदर पे कर दिया, तो वी आर इंटाइटल फॉर कैश डिस्काउंट। लेकिन मैं बता दूं, जो कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा दैट इज फिनेंशियल इनकम, या आपके इनकम स्टेटमेंट में आएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आएगा, इट विल नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। तो दो चीजें मैं मना कर रहा हूं, एक तो परचेज और एक कैश डिस्काउंट, बाकी सब हमें शामिल करना है। चलिए सब जोड़ के बताइए, आपकी नजर में इसकी कॉस्ट क्या होगी। फास्ट कैलकुलेटर पे फटाफट जोड़ के बताइए। बड़े बड़े अकाउंटेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सब अपने घर पे आराम से बैठे हैं। अगर अपने घर पे बैठे हैं तो मम्मी को बोलिए कि कुछ चाय पकौड़े चाय वो आपके लिए आ जाए। ठीक है, मैं भी यहाँ पे बैठा हूं घर पे, तो मुझे भी आराम से सब कुछ मिल रहा है। चलो भाई जल्दी जोड़ो। 80 लाख तो लेंगे नहीं, 80 में से 8 घटेगा, घटाना जरा 80 में से 8, और इसे जोड़ लो। 5 ऐड होगा, 1 ऐड होगा, 10 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, और ये सब मिला के जो बनेगा, मेरे ख्याल से इनिशियल कॉस्ट किसी ने मुझे नहीं बताया अभी तक, यहां तक। जल्दी 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 से बताइए, व्हाट शुड बी द इनिशियल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ना, ऐसे नहीं चलेगा। आप नहीं बताएंगे तो मैं तो लिखने से रहा। कॉपी करने के लिए लाइव क्लास है ही नहीं। अगर ऐसा करना होता तो मैं रिकॉर्ड करके रख देता फटाफट। मुझे तो आपकी तरफ से आंसर चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट कॉस्ट द एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, आपको देख के बताना है कि एट व्हाट कॉस्ट एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। जवाब आ चुका है चंद्रमोहन का और अभिषेक का और महक का। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज आंसर देख के मत बताइएगा। आंसर तो किताबों में सब दे ही रखा है, कोशिश करिएगा आप अपने से करने का, मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल फील रियली प्राउड ऑफ यू। सही है आप, 92 लाख इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं लॉजिकली सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को समझा। आइए एक और क्वेश्चन ऐसा कराता हूं, फिर मैं किसी दूसरे तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। मैं क्वेश्चन कितने कराऊंगा बता दूं, स्टडी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये मैंने आपके लिए टारगेट रखा हुआ है। चलिए और मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं जो इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड है, वो लेता हूं। चलिए देखिए, नंबर 11 सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट रखते हैं। सही है जवाब, 92 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए जितना दिखाई दे रहा है एक एक करके मैं दिखाता हूं, फिर बाद में और आगे देख लेंगे। द X Limited started construction of a building on its own use on 1st of April 2020 मान लीजिए, 1 अप्रैल 2020। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। ये भी आपका वही है, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है। मैंने स्टडी मटेरियल क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो नंबर है वही नंबर मैंने मेंटेन किया है, और जहां मैंने अगर चेंज भी किया है तो पुराना नंबर हमने इंडिकेट कर दिया है। देखिएगा, अगर आपके पास स्टडी आ चुकी हो तो स्टडी खोल के बैठी हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको देखने में, रेफरेंस करने में ज्यादा आसानी होगी। नहीं तो फिर आप यही देखिए। देखिए भाई, हमने एक बिल्डिंग बनाई, याद रखिए हमें किसकी कंस्ट्रक्शन की बात करनी है, बिल्डिंग की बात करनी है। जमीन खरीदा 30 लाख का, स्टाम्प ड्यूटी पे किया, आर्किटेक्ट पे किया, साइट प्रिपरेशन पे किया, मटेरियल कॉस्ट लगाई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगा, जनरल ओवरहेड लगा। ठीक है, ये सब चीजें तो आ रही हैं। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्ट हैज बीन स्पॉइल्ड। ये जो मटेरियल कॉस्ट हमने लिया ना 10 लाख का, 1 लाख का मटेरियल कॉस्ट जो है ना वो तो स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया था, है ना। और फर्दर वेस्टेज 1.5 लाख वाज स्पेंड ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। हमें जहां दीवार नहीं देनी थी वहां दीवार दे दी, फिर तोड़ के बनाना पड़ा फॉल्टी डिजाइन के चलते। As a result of this problem, work was stopped for 2 weeks
ड्यूरिंग नवंबर 2020। 2 हफ्ते काम भी बंद रहा और उसके चलते 22,000 जो अनअवॉइडेबल लेबर होते हैं जिनको हमें देना ही पड़ा, वो तो हमें देना पड़ा अनअवॉइडेबल लेबर। 22,000 हमें अनअवॉइडेबल लेबर देना पड़ा। तो मुझे लगता है ये 1 लाख, ये 150 और ये 22, ये तीनों किसी एबनॉर्मल वेस्टेज की तरफ इशारा कर रहे हैं। और आप कॉस्टिंग के भी स्टूडेंट हैं और इन डेज 16 भी आपने पढ़ा है। मुझे नहीं लगता एबनॉर्मल वेस्टेज शुड फॉर्म पार्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, है ना। करेंगे, इसकी बात करेंगे, दिखाएंगे आपको। आगे चलिए। द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी, यानी कि 9 मंथ्स के बाद बिल्डिंग कंप्लीट हो गया और हमने ब्रॉड टू यूज किया 1 अप्रैल। कंप्लीट हो गया, भले आप इस्तेमाल आप जब से करें। एक्स लिमिटेड हैज टेकन ए लोन 40 लाख ऑन 1 अप्रैल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। 40 लाख का हमने लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। द लोन कैरिड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड इज रीपेबल ऑन 1 अप्रैल 2002। लोन कैरिड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। इसका मतलब बोरोइंग कॉस्ट की कुछ चर्चा चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। इस काम को करने के लिए हमने लोन लिया है और लोन के ऊपर हमने कुछ बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया है, ठीक है। तो इसमें इंड एज 23 की भी बात करनी पड़ेगी, हालांकि अभी आपने तो पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा आपको। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालना है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन टेंजिबल नॉन करेंट एसेट एज एन एडिशन। कितनी कॉस्ट हम शामिल करेंगे ये देखना है। तो ये कुछ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की बात नहीं चल रही है क्या दोस्तों? ये कुछ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की बात चल रही है, लैंड एंड बिल्डिंग। चल आइए, तो देखो जो जमीन की कॉस्ट है वो तो मेरे ख्याल से आनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि बाद में हम उसे अलग भी कर सकते हैं क्योंकि जमीन की कॉस्ट और बिल्डिंग की कॉस्ट अलग अलग रखी जाती है, सो दैट वी कैन गो फॉर डिप्रिसिएशन सेपरेटली। स्टैम्प ड्यूटी भी कैपिटलाइज होगा क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो नेसेसरी डायरेक्टली इनकर्ड एक्सपेंस, उसके बगैर ऑनरशिप आपकी नहीं होगी। आर्किटेक्ट फीस बिल्कुल शामिल होगा जी, आर्किटेक्ट फीस के बगैर कैसे बात बनेगी। साइट प्रिपरेशन मुझे लगता है कि पक्का शामिल होना चाहिए, साइट को थोड़ा है ना ठीक ठाक करते हैं, मिट्टी उट्टी भरते हैं, जो भी है। मटेरियल में मुझे थोड़ा डाउट है, इस मटेरियल के अंदर 2 एबनॉर्मल वेस्टेज है। अब एबनॉर्मल वेस्टेज तो मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, कहीं भी नहीं होता। भाई एबनॉर्मल वेस्टेज से आपकी बिल्डिंग ज्यादा एफिशिएंट थोड़ा ना बन जाएगी। नॉर्मल वेस्टेज ऑलवेज पार्ट ऑफ कॉस्ट, लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि 10 लाख में 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख अगर लेस कर दिया है तो कैसा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एबनॉर्मल वेस्टेज तो कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल वेस्टेज और लेबर में भी मुझे लगता है कि हमें 22,000 लेस कर देना चाहिए क्योंकि वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, ठीक। चलिए, अब रही बात जनरल ओवरहेड की, तो जनरल ओवरहेड तो शामिल नहीं होता जब तक वो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, तो जनरल ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। अब रही बात बोरोइंग कॉस्ट की, तो बोरोइंग कॉस्ट की में रूल है कि जब कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो ना कंस्ट्रक्शन में और तब आपने लोन लिया है तब। अब चलो इंड एज 23 तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इंटर का एज 16 तो सबने पढ़ा है बोरोइंग कॉस्ट। उसमें आपने सुना होगा कि जब कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट हो तो क्वालिफाइंग एसेट होने के लिए जरूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए, 12 महीने। तो इसी तरह की कोई बात हम लोग पढ़ेंगे इंड एज 23। देखिए यहां पे 9 मंथ्स की बात है और सिर्फ इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये इंटरेस्ट भी हम यहां पे छोड़ देंगे। तो क्या क्या बच गया जरा जोड़ लीजिए और जल्दी से मुझे बताइए व्हाट शुड बी द कॉस्ट। आंसर तक कैसे हम पहुंचेंगे ये बातें आपने ध्यान दी। ये दोनों बातें हम लिख देंगे कि भाई अब नॉर्मल वेस्टेज शामिल नहीं करेंगे मटेरियल लेबर का, और इंटरेस्ट को शामिल नहीं करेंगे, जनरल ओवरहेड शामिल नहीं है और बाकी सब शामिल है। चलिए मुझे बताइए व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। टोटल करके बताइए विजय, आपने पूरा लिख दिया, मुझे टोटल करके बताइए। विजय मुझे टोटल करके बताइए कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट। और बाकी स्टूडेंट भी बताएं भाई,
आप भी करें। हरीश की तरफ से आंसर आया है 45। चलो मैं जोड़ता हूं, 30, 2 और 2 और इतना 34.5, तो ये वो कैलकुलेटर ले लीजिए, और 7.5 ये और 378 ये। मनीष भारद्वाज जी का भी आंसर आ चुका है, विजय यादव का भी आंसर आ चुका है, और बच्चे कोई हो तो वो भी बताएं। अभिषेक सक्सेना जी का भी आंसर आ गया, अच्छी बात है। तो मैं कह सकता हूं कि आप सबने बिल्कुल सही बताया है। मुझे लगता है कि आपने जो मुझे आंसर भेजा है दैट इज वेरी मच ओके, इसमें कोई मैं चेंज अपनी तरफ से नहीं करना चाहूंगा। और आपने मुझे भेजा है 545 7800, बिल्कुल सही, और ये आंसर बिल्कुल सही है। तो बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, आप सबने देख लिया। मैंने अपना काम कर दिया भाई, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, बाकी आपने खुद करना है। तो आइए जरा एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखा जाए। मैं एक तरह के सारे क्वेश्चन पहले कर देता हूं, फिर दूसरी तरफ पे आऊंगा, फिर तीसरी तरफ पे आऊंगा, सही रहेगा ना। क्वेश्चन सारे कराऊंगा, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन भी कराऊंगा। आइए मैं अब आपके साथ लेके चलता हूं आपको पीछे। आपको पता ही होगा टेस्ट योर नॉलेज आता है, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज आता है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए। और एक हम बात बता दें, पास्ट ईयर का ट्रेंड हमने ये देखा है बेटा, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन एज इट इज आता है। कई बार तो फिगर भी चेंज नहीं होता, होगा तो डबल या आधा हो जाएगा। पढ़िए, इसमें कुछ नई बातें और देखेंगे। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग ए न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट हैज इंक्रीज दिस कॉस्ट, सॉरी इनकर्ड दिस कॉस्ट। एक नई प्लांट हम ले रहे हैं और उसके ऊपर हमने कुछ कॉस्ट इनकर किया है। कॉस्ट ऑफ द प्लांट आपके सामने है जी, कॉस्ट पर सप्लायर इनवॉइस प्लस टैक्स। इनिशियल डिलीवरी पक्का शामिल होना चाहिए, साइट प्रिपरेशन होना चाहिए, कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट। प्लांट के एक्विजिशन के लिए हमने कुछ कंसल्टेंट की एडवाइस यूज करी थी। क्या ये कंसल्टेंट की फीस शामिल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमने पढ़ा है यहां पे, देख लीजिए आप, कि अगर किसी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज हमने इनकर करी है तो ये माना जाएगा कि दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल फीस इसके अंदर शामिल है। कई बार ना आर्किटेक्ट या इस तरह के लोग हम साथ ले जाते हैं। गांव में हम लोग जब रहते थे तो अगर किसी को कोई बैल या गाय खरीदना होता था, वो भी तो प्लांटर मशीनरी है लेकिन बायोलॉजिकल एसेट है, तो लोग अपने साथ किसी जानकार या किसी बुजुर्ग को लेके जाते थे कि चलिए आप देखिएगा और दाम कीजिएगा, पैसा मैं दूंगा लेकिन दाम आप कर दीजिएगा। तो ये वही है जी, इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डिफर्ड क्रेडिट। डिफर्ड क्रेडिट वाला शामिल करते हैं क्या? देखूं जरा मैं, क्या पता हमें याद हो हमें ना याद हो। हमने यहां देखा था कि डेफर्ड क्रेडिट की अगर कोई कॉस्ट आती है तो इस कॉस्ट को तो हमें शामिल नहीं करना है, इसे तो हमें इंटरेस्ट मानना है और ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट हमें यूज करना है। तो मुझे नहीं लगता कि डेफर्ड कॉस्ट विल बी पार्ट, ठीक है। वो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कुछ और होता है, पढ़ेंगे। लेकिन ये नई बात है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड डिसमेल्टिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर। 7 साल के बाद जब हम ये प्लांट या मशीन खराब हो जाएगी, जो भी होगा, तो जब हम इसे डिसमेल्टल कर रहे होंगे तो 3 लाख रुपए
प्रेजेंट वैल्यू है, लगेगा तो ज्यादा, शायद 5 लाख 6 लाख रुपए लगने वाला होगा, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज पर द डिस्काउंटिंग रेट, जिसके बारे में आज अलग से हम लोग चर्चा भी करेंगे, एज पर इंड एस इसका जो मेजरमेंट होता है वो इंड एस 37 के अनुसार, प्रोविजंस के अनुसार मेजरमेंट करेंगे, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के अनुसार। तो वो 3 लाख है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। अब चूंकि प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है तो इसलिए हमें ज्यादा और ज्ञान की जरूरत नहीं है, जो है सो है। आप कहेंगे सर ये कहां लिखा है, तो देखिए ये रहा ना, थर्ड पार्ट यही तो था भाई। देखो परचेज कॉस्ट तो शामिल करना ही था, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस तो करने ही थे, लेकिन ये देख रहे हैं आप लोग कि इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग ऑफ रिमूविंग द एसेट्स विच इज अकाउंटेड एज पर इंडेक्स 37, इसका जो मेजरमेंट है इंडेक्स 37 है, और वो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में कहता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू लेना है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमें इसे भी शामिल करना चाहिए। अच्छा, ये ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन होता है ना कि भाई जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो शुरू में कहाँ काम हो पाता है, शुरू में तो नुकसान ही नुकसान होता है, तो हमें लगता है हमें कुछ ऑपरेटिंग लॉस होगा। मुझे दोस्तों बताइए, अगर ऐसा कोई ऑपरेटिंग लॉस होगा तो क्या वो शामिल करना चाहिए? क्या ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेज है? क्योंकि किसी भी कॉस्ट जो नेसेसरी है उस काम के लिए सिर्फ वही शामिल करना है, उसके अलावा कोई भी चीज हमें शामिल कतई भी नहीं करनी है, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पे मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग लॉसेज स्पेशली लिखा हुआ भी था कि शामिल नहीं करना है। द कॉस्ट विच विल नॉट बी इंक्लूडेड एज ए कॉस्ट ऑफ पीपी, उसके अंदर आप अगर देखें तो ऑपरेटिंग लॉसेज स्पेशली लिखा था कि इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड तो बिल्डअप होते होते होती है, एसेट तो रेडी फॉर यूज है ना भाई, एसेट तो मैनेजमेंट जैसा चाह रहा है उसके लिए कंडीशन में यूज है, भले आप उसको यूज करें तो आपको नुकसान हो मैन्यू की, तो इसीलिए मुझे लगता है ऑपरेटिंग लॉसेज शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको रेफरेंस लेना है इंडेस का, जो इंडेस में कहता है शामिल है पक्का शामिल करेंगे, और जो एक्सक्लूसिवली मना करता है उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको कैसे शामिल कर लेंगे। चलिए, अब कहेंगे सर एग्जाम में हमें इतना कैसे याद रहेगा, तो भाई इसीलिए तो पढ़ाई है, इसीलिए तो सीए की डिग्री है, और सबको नहीं मिल पाती, मेमोरी तो रखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दोस्तों किसी भी पढ़ाई में जो कॉपी पेन पे हो रही है और सब्जेक्टिव है, मेमोरी का बहुत इस्तेमाल है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ी सी मेमोरी तो आपको एक्वायर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर, जल्दी से मुझे बताइए। 25 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और ये 3 आएगा, बाकी 2 चीजें इसमें नहीं आनी चाहिए। क्या मैं ठीक हूं? जल्दी से बताइए, व्हाट शुड बी द कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू तो पहले से ही दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कुछ और होता है, तो शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं हुआ। नेट प्रेजेंट वैल्यू में इनफ्लो आउटफ्लो सब करके देखते हैं। चलिए, आंसर आ रहा है 43 लाख। तो उम्मीद करते हैं इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ के इनिशियल कॉस्ट कैलकुलेशन काफी हद तक आप दोस्तों का हो गया होगा। क्या चीजें शामिल करनी नहीं है, क्या चीजें शामिल करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। दुनिया में कोई भी दोस्त, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट के जो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने होंगे उन्होंने भी सीखा ही होगा। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टेस्ट बदलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, तो जरा सा कुछ हट के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको कंपोनेंट वाइज कराना चाहता हूं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उसका लॉजिकल बेस भी
लीगल बेस भी मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर सही है, 43 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कराना चाहता हूं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सीए इंटर में भी है और फाइनल में भी है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये है क्वेश्चन जी, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि सबको ठीक से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 8, company has acquired a heavy machine at a cost of 1 crore with no breakdown of the component। आजकल ना कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग भी चलती है, लेकिन इसके अंदर कोई ब्रेकडाउन ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है। द एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। एट द एंड ऑफ 6th year, 6ठे साल के लास्ट में, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट द टरबाइन रिक्वायर रिप्लेसमेंट। मतलब मशीन के अंदर एक कोई मेजर पार्ट था टरबाइन, इसके रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई। ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस अनइकोनॉमिकल था, अब उसको मेंटेन करें तो उचित नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया। द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट। मतलब बाकी जो मशीन है ओके है, सिर्फ वहां पर प्रॉब्लम है। एंड एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 4 year। बाकी मशीन तो 4 साल चलेगा ही। द कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन इज 45 lakhs and discounting rate is 5%। Now, can the cost of new turbine be recognized as an asset? And if so, what treatment should be done? तो दो क्वेश्चन है। एक तो क्या न्यू टर्बाइन एक एसेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा या रिपेयर एंड मेंटेनेंस माना जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तब तो बात ही खत्म। किया जाएगा तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको लीगल बेस पे ले चलता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं ये उचित नहीं है, आप ऐसा सोचते हैं ये उचित नहीं है, इंडेस क्या कहता है वो उचित है। तो इंडेस को फिर से खोल कर देखेंगे हम लोग और देखेंगे कहां पे ये बात कही जा रही है, इसका लीगल बेस क्या हो सकता है। स्टडी का क्वेश्चन नंबर 8 है। सबने एक बार देख लिया, उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ लिया सबने। क्वेश्चन समझने की बात है, आंसर के लिए अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, आंसर तो अपने आप बनेगा, इंडेस बना के देगा हमें। तो आइए देखिए, जब हम बात कर रहे थे इनिशियल रिकॉग्निशन की, तो इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर एक बहुत बड़ी बात आई थी, नई बात आई थी कि कंपोनेंट अप्रोच वर्सेस एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम। मतलब एक तो कंपोनेंट अप्रोच है और एक है इनसिग्निफिकेंट आइटम का एग्रीगेशन। ये दो बेस है। तो देखो, ये जो एस है वो ये तो नहीं कहता कि कितनी की वैल्यू होगी तो हम मानेंगे कि भाई कंपोनेंट इंपोर्टेंट है और नहीं तो नहीं इंपोर्टेंट है। ये जजमेंट आपको खुद करनी है। लेकिन फिर भी अगर कोई मेटलिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेटलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर कोई चीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं तो उनको हम एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद मैं कुछ आपसे और भी कहना चाहता हूं। और वो है डिप्रेसिएशन में कंपोनेंट अप्रोच या रिप्लेसमेंट। ये पढ़िए। देखिए, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस को तो हमें एक्सपेंस मान लेना है। जो डे टू डे का रिपेयर मेंटेनेंस है दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें कॉस्ट माननी है। लेकिन जब हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे उसके बारे में देखिए क्या कहता है कि सम ऑफ द पार्ट्स में बी रिप्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल। जैसे फर्नेस है तो हो सकता है कुछ में कुछ ऐसी चीज हो, या एयरक्राफ्ट में कोई सीट या कोई गैलरी या ऐसी कोई चीज हो जो रिप्लेस हो सकता है।
ठीक है, तो इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है कि द एंटिटी रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ सच एन आइटम व्हेन दैट कॉस्ट इज इनकर्ड इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेड। यह ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रिप्लेस कर रहे हैं तो नए पार्ट को हम मान सकते हैं, लेकिन उस पर वही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लागू होगा जो किसी भी पीपीई पे होता है। और दो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, एक तो कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, जो मोस्ट ऑफ द केसेज में क्लियर है और हमारे केस में भी क्लियर है। हम जानते हैं कि नई कॉस्ट 45 लाख की आ रही है, तो फर्स्ट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज ओके। नाउ सेकेंड क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि भाई इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं ये बात है कि नहीं। आपको कहीं लगता है कि टरबाइन को रिप्लेस करने से फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा? एक लाइन है लिखी हुई, और वो पता है लाइन कौन सी लिखी हुई है दोस्तों? ये लाइन लिखी हुई है कि भाई फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल। अगर हम पुराने वाले को रिप्लेस करते रहे, घर में होता है ना टीवी, मशीन या कोई ऐसा इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन, जो अगर हम बार बार रिप्लेस करें तो उसका कोई फायदा नहीं होता और बेकार ही हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम हटाओ यार इसको, नया खरीद लेते हैं। ठीक है कि नहीं? अब जूता ही है, अब सिलवाते हैं फट जाता है, उसका क्या फायदा? तो जूता तो खैर चलो छोटी चीज हो गई, लेकिन कोई घर का पीपी है, बड़ी चीज है, उसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो यहां भी यही हुआ कि भाई जैसे टॉपर्स में लगा हुआ एसी है, इसमें मान लो कोई कंप्रेसर बार बार खराब हो रहा है, तो आदमी कहता है कंप्रेसर बदल ही दो यार, 20,000 रुपए लगाओ, कम से कम एसी अभी और तो चल जाएगा ना, 40 तो नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां भी यही है कि चूंकि पुराना जो टरबाइन है, क्या था इसमें, कौन सा पार्ट था भाई, देखूं, पार्ट का नाम है, बस ऐसी मेजर पार्ट की बात है। पुराना कंपोनेंट है, टरबाइन है, पुराना टरबाइन जो है उसको मेंटेन करना इकोनॉमिकल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये सेकेंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। और अब सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो कहता है कि भाई सच कॉस्ट ऑफ वो जो एसेट था आप उसको निश्चित रूप से शामिल करेंगे। लेकिन यहां अब दूसरी बात है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज पार्ट्स विच आर रिप्लेस्ड टू बी डी रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द डी रिकॉग्निशन प्रोविजन ऑफ दिस एसेट। कि इस स्टैंडर्ड के अंदर डी रिकॉग्निशन के जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अनुसार आपको उसे पहले हटाना पड़ेगा और तब नए की बात आएगी। पुराने वाले को डी रिकॉग्नाइज कीजिए और तब नए वाले को रिकॉग्नाइज करने की बात आपको करनी है। तो इसके लिए हमें डी रिकॉग्निशन के प्रोविजन पे जाना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। तो डी रिकॉग्निशन का प्रोविजन क्या कहता है? कहता है कि भाई जो कैरिंग अमाउंट है उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट को हमें हटाना पड़ेगा। यही हमारा डी रिकॉग्निशन का प्रोविजन। लेकिन इसमें एक बहुत ही प्यारी सी बात है जो आप सब लोगों को गौर से देखना है और जो इसका असली लीगल बेस अब आ रहा है। इन डेस हमें कहता है कि अगर किसी कारण से हम रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट हमने तब नहीं ली थी जब पहली दफा ये रिकॉग्नाइज हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी कॉस्ट आप अब पता कर सकते हैं और उसके लिए आपको करेंट वैल्यू को डी, क्या बोलते हैं उसको, करेंट वैल्यू को पास्ट में लेके जाना पड़ेगा, यानी करेंट वैल्यू को आपको बैक लेके जाना पड़ेगा और तब आप जाके ये काम कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको मैं एक पूरा एस का ही मेन एस का पार्ट दिखाना पसंद करूंगा, तब मैं आपको पूरी तरह बात बता पाऊंगा।
क्योंकि ऐसे लिखने से बात नहीं बनेगी। बहुत ही प्यारी बात है। एक मिनट रुक जाइए दोस्त, अभी बताते हैं। मैं डाउनलोड कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। स्टडी में मुझे लगता है वो पॉइंट एस्केप कर दिया गया है, क्योंकि स्टडी में समरी बना के दिया गया है ना, इसीलिए। आ गया। ये क्या खुल गया? ये देखिए, पैरा 70 ऑफ द इंड एज कहता है, थोड़ा बेटा समय लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल जो बात है सो पढ़ेंगे और बेयर पढ़ेंगे। ये डी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का पैरा है। मैं आपको दिखा देता हूं कि किसी चीज को डी रिकॉग्नाइज करना है तो कैरिंग अमाउंट हमें चाहिए, क्योंकि वही कैरिंग अमाउंट हमें हटाना है। अब 70 को देखिए जरा, ये कहता है कि इफ अंडर द डी रिकॉग्निशन और रिकॉग्निशन प्रिंसिपल 7 एन एंटिटी रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट ऑन पीपी, द cost of the part when it derecognized, regardless whether it has been depreciated separately or not. If it is not practical for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, नहीं possible हो पा रहा है, it may use the cost of the replacement as the indication for what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed. मतलब इसका क्या हुआ, मैं लिख के दिखाता हूं। What we mean by all these things? ये देखिए, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट करेंगे कि रिप्लेसमेंट हो रहा है ऑफ ए पार्ट, मुझे इसे डी रिकॉग्नाइज करना है। अब दो सिचुएशन मेरे सामने होंगी, कैरिंग अमाउंट यही है ओरिजिनल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट minus accumulated depreciation is available at the time of replacement, और दूसरा नॉट अवेलेबल। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या था
कि जो एसेट हम इस्तेमाल कर रहे थे उसका एक बहुत मेजर पार्ट था, और वो मेजर पार्ट हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से नहीं लिखा था। हमने शुरू में उसको अलग से लिखने की कोशिश नहीं की थी, जैसा कि इस क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर है। लेकिन अभी हम ये अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें किसी तरह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता करना है यूजिंग द करेंट वैल्यू। मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूं कि भाई एक पार्ट है जो इनिशियल था, लेट सपोज 30 लाख का, 6 साल डिप्रिसिएशन हुआ, डिप्रिसिएटेड फॉर 6 ईयर। अब स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं कि 30 लाख की 10 साल लाइफ थी और 6 साल डिप्रिसिएशन हुआ है, तो लेट सपोज 30 माइनस 10 करो ना, कितना हो जाएगा? 3 लाख, तो 18 लाख। तो कैरिंग अमाउंट जो था एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट या पार्ट कह लो, कंपोनेंट कह लो, ओल्ड कंपोनेंट का कैरिंग अमाउंट कितना था? 12 लाख। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि आप जो भी इसकी कॉस्ट है इसमें से 12 लाख लेस करेंगे, कैरिंग अमाउंट जो भी है इसकी कैरिंग अमाउंट पता लगाएंगे अभी ऑफ द एसेट, उसमें से 12 लाख लेस करेंगे और आप ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट। ये है पार्ट नंबर 1। जैसे मान लीजिए 45 लाख का हमने खरीदा है तो हम 45 लाख ऐड करेंगे। ये है आपका केस नंबर 1 कि अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस किया है तो पहले पुराने वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। 30 लाख अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है तो उस 30 लाख में आप 18 लाख का डिप्शन चार्ज कर दीजिए, 12 लाख आपको लेस करना है। तो दिस इज द फर्स्ट केस। कौन सा था? कैरिंग अमाउंट इज अवेलेबल। और कैरिंग अमाउंट कैसे अवेलेबल होगा? जब शुरू में आपने कंपोनेंट वाइज वहां पे अकाउंटिंग की होगी। जब आपने ये फर्नेस जब लगाया था तो शुरू में ही आपने बांटा होगा, तब तो ये पॉसिबल था। लेकिन अगर शुरू में आपने नहीं बांटा होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था, बांटा था या नहीं बांटा था। चेक करते हैं कि इन्होंने क्या किया था। देखिए तो जरा, इन्होंने बांटा था क्या? ये देखिए, देख के बताइए, क्या शुरू में जब हमने 1 लाख रुपए की एसेट रखी थी 1 करोड़ की, तो उसके अंदर जो टरबाइन था, मुझे इसकी कॉस्ट बताइए जब हमने शुरू में खरीदी थी। 1 करोड़ का जब एसेट लिया था तो उसके अंदर ये जो टरबाइन था, क्या हमने इसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज की थी और नॉट? जवाब दीजिए। क्या कहीं देख के आपको लग रहा है कि उस समय की कॉस्ट ये थी? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, आप देख के बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल। आप देख सकते हैं यहां पे वो कॉस्ट अवेलेबल नहीं है।
अब नहीं अवेलेबल है तो क्या किया जाए? तो मैंने कहा आपसे कि अगर अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का आपको इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग द करंट वैल्यू। करंट वैल्यूएशन से, और ड्यूरिंग नहीं, यूजिंग द करंट वैल्यूएशन। अब क्या है भाई करंट वैल्यूएशन? करंट वैल्यूएशन है 45 और प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग रेट क्या है? 5%। डिस्काउंटिंग रेट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। चलो आओ देखो बात करते हैं। अब ये एसेट 6 साल के लास्ट में 45 लाख का मिल रहा है और 5% है डिस्काउंटिंग का रेट। इसका मतलब इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या रही होती ऑफ कंपोनेंट? अब नहीं पता तो फिर ऐसे ही चलेंगे 5%। मान लो कि भाई कॉस्ट ऑफ फिनांस ही लगा लो, इन्फ्लेशन लगा लो, चाहे जो भी लगा लो, इसकी कॉस्ट क्या रही होती? तो हमें ये वापस चलना पड़ेगा 5% के हिसाब से। 5% की प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। निकालिए 6 साल का 5% वैल्यू। 1 डिवाइडेड बाई 1.05, 1 2 3 4 5 6, 0.7462 आ रहा है, इंटू 45 लाख कीजिए तो ये आंसर आया 3357 कर लेते हैं 69। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट कॉस्ट ये है तो हो ना हो ये उस समय ओल्ड कॉस्ट ये रही होती। ठीक है, और अगर ओल्ड कॉस्ट ये रही होती तो दोस्तों क्या आपने 6 साल डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया होता? अब 6 ईयर का डिप्रिसिएशन आपने निश्चित रूप से चार्ज किया होता, तभी तो आज की कैरिंग कॉस्ट निकलेगी या कैरिंग अमाउंट निकलेगी। तो 6 साल का इस पर डिप्शन चार्ज कीजिए। चलो मानते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्शन चार्ज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड लेते हैं 6/10, 6 साल तो बीत चुके हैं, तो गुने 6 डिवाइडेड बाई 10। मैं देख रहा हूं डिप्शन आ रहा है 20,14,781, कुछ ऐसा ही आ रहा है ना, 2 मान लेते हैं, माइनस कीजिए 33,57,696, तो ये आ रहा है 13,42,914 या 915, मतलब जो भी आपको समझ आए वो देख लीजिए। ठीक है, क्या ये कैलकुलेशन सही है या मेरे से कोई गलती हो गई? आप चेक कर लीजिए वेदर दिस कैलकुलेशन इज ओके और सम मिस्टेक हैज बीन मेड। वो आपकी ड्यूटी बनती है, आप चेक कर लें जरा। ठीक है ना? तो अगर ये बात है तो अब इस कैरिंग अमाउंट को आपको लेस करना है मित्रों, और इस कैरिंग अमाउंट को आपको ऐड करना है। दिस व्हाट वी मीन बाय कंपोनेंट वाइज रिप्लेसमेंट। तो ये डी रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया था। क्या मैं आपको समझा पाया? नहीं तो एक बार मैं फिर से दोहरा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूरा क्वेश्चन में हो सकता है तो लिखवा भी दूंगा अगर आप कहेंगे तो। बोलिए क्या करूं, एक बार मैं पूरा सब लिखवा दूं, सारी बातें? लीगल बेस तो आपने देख ही लिया मेरे ख्याल से। मैंने आपको ये भी दिखाया क्या कहता है बेयरेस। ये स्टडी में ये पॉइंट ना मुझे लगता है थोड़ा गायब हो गया है। मैंने स्टडी पलट के देखा, मुझे उसमें दिखाई नहीं दिया। पैरा 70 ये कहता है कि भैया जो कॉस्ट आप रिप्लेस कर रहे हो आप उसे डिरिकॉग्नाइज करोगे उसकी कैरिंग अमाउंट पे, और किसी भी कारण से उसकी कैरिंग अमाउंट नहीं निकल पा रही है
तो आप उस कैरिंग अमाउंट को पता करने की कोशिश करोगे, और पता करने के लिए जो करेंट कॉस्ट है उसी हिसाब से आप वापस जाओगे। ठीक है ना? और तब उसके बाद आपका क्वेश्चन ये बनता है मित्रों, तो मुझे लगता है हमें इसका फाइनल आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बना देता हूं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। प्रोविजन शुरू करते हैं। एज पर Ind AS 16 when a major part of asset, a component of asset, या मैं एसेट की बजाय पीपी इस्तेमाल करना पसंद करूंगा, इज डी रिकॉग्नाइज, कि अगर वो डी रिकॉग्नाइज हो रहा है देन its carrying cost has to be reduced from the total carrying cost as per derecognition principle। If carrying cost is not available, then it has to be calculated with the reference to current replacement cost। इसीलिए हम लोगों ने इसको पता लगाने की कोशिश करी है। कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट 45 lakhs, प्रेजेंट वैल्यू फॉर 6 years एट रेट 5%, जो भी था $7,462.15 जो भी था। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट, $3,357,962। और अब हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेस करते हैं फॉर 6 year, 357,962 into 6 divided by 10, 201478 मान लीजिए। तो ये रहा कैरिंग कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, जो हम लोगों ने पीछे भी निकाला था, 13,42,914, 13,42,914 इतना आ गया। अब क्या पूछा है हमसे? पूछा है कि भाई कैन द कॉस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एन एसेट, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो हम ट्रीटमेंट लिख देते हैं।
रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, देख लीजिए ओल्ड एसेट इनिशियल कॉस्ट, ₹1 करोड़, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 ईयर, ये मानते हैं SLM 60 लाख, बच गया 40, लेस डी रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, कितना 13,42,000, और रिकॉग्निशन ऑफ न्यू कंपोनेंट 45 लाख। योर नेट आंसर इज रिवाइज्ड कैरिंग कॉस्ट। इसी के ऊपर आगे आप डिप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट कह लीजिए, कैरिंग अमाउंट इज दिस मच, इसी के ऊपर आप आगे अपनी बातें करेंगे। कितना आ रहा है ये 7,156, एक बार देख लो कितना आ रहा है, 40 लाख प्लस 45 लाख माइनस 1342914, 7086। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो एक खास प्रिंसिपल्स के ऊपर बना था, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, कर पाए तो मुझे एक थम्स अप दीजिए, नहीं तो थोड़ा और समय लीजिए। एस की कौन सी लाइन पे क्वेश्चन आएगा ना आप कह नहीं सकते हैं, तो देखिए हम सब तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जितना स्टडी और पास्ट ईयर में है उतना तो कम से कम करके जाएं। इतना भी कर लेंगे तो हमारा काम काफी हो जाएगा। देखा आपने, छोटी सी बात डी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की थी, वहां से ये पूरा क्वेश्चन बना था, और वो भी स्टडी में ठीक से नहीं दिया हुआ है। चलिए, तो अब 8 हो गया, 9 भी हो गया। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? लेट्स सी। आठ हम लोगों ने कर लिया, 9 नंबर भी हो गया। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। ये है जी, the term of operating lease allows a tenant to tailor the property to make his specific need by building an additional internal wall। मतलब किसी को हमने दिया है और उस बंदे ने उसमें एक इंटरनल वॉल कर दिया, बट ऑन द कंडीशन दैट टेनेंट रिटर्न द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ लीज इन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल स्टेट। आप पुराने की तरह से करके जाएंगे, दिस विल इंटेल डिसमेल्टिंग द इंटरनल वॉल। ठीक है, अब XYZ ने 25 लाख की कॉस्ट पे वो दीवार बनाई, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेल्टिंग कितना है? 10 लाख। एट व्हाट वैल्यू द लीज होल्ड इंप्रूवमेंट बी कैपिटलाइज? 25 लाख तो लग गया बनाने में, और 10 लाख लगा है उसको करने में। तो अब कौन सी कॉस्ट पे हम उसको शामिल करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये ऑपरेटिंग लीज है, तो बिल्डिंग तो आपकी PPE नहीं हुई, लेकिन वो जो आपने वॉल वगैरह बनाया है, देखते हैं वो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है। जो हम लोगों ने
वाल वगैरह बनाया है वो रिकॉग्निशंस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, चलिए हम लोग इस बात को देखते हैं। जरा देखिए भाई, रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल क्या है? फिर से वही दो बातें कि क्या कोई आपको बेनिफिट मिलेगा, पहले यही देखते हैं कि पीपीई क्या है। शुरू से ही बात करते हैं कि व्हाट इज पीपीई, तब और बातें करेंगे। देखिए, हम पीपीई की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स में काम आ रही है और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। तो देखिए, वो जो आपने ऑपरेटिंग लीज लिया है वो एसेट तो हम नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते एज पर लीज प्रिंसिपल्स, लेकिन हमने जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन कराई है वो चीज तो हमें अपने सर्विसेज को रेंडर करने में काम आ रही है, जो हमने कराई है। समझिए फर्नीचर ही बनाया हमने, इंटरनल वाल बनाया, जो भी बनाया वो चीज तो हमारे काम आ रही है और एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन 1 ईयर। तो पीपीई तो है वो जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन हमने करी है, पहली बात। दूसरी बात, वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं, तभी हम लिखेंगे। क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने के चांसेज हैं? भाई ऑफिस खोल रहे हैं तो होगा ही होगा, वरना हम क्यों ऑफिस खोलते। और दूसरा, कॉस्ट मेजर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कॉस्ट मेजर कर सकते हैं, हमें पता है 25 लाख रुपए कॉस्ट लग रही है। अब तीसरी बात, कॉस्ट क्या मानी जाए? तो कॉस्ट मानने के लिए पहली बात कि भाई जो परचेज कॉस्ट है, चलो सेल्फ कंस्ट्रक्शन है तो मटेरियल लेबर ओवर जो लगाया वो ले लो। दूसरी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो, ये सब मिला के 25 लाख दिया। और तीसरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेल्टिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेल्टिंग कॉस्ट में हमें दी हुई है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दी हुई है। तो मुझे लगता है इसको बनाने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्या कहते हैं, क्या हम इसको सीधा सीधा 25 लाख और 10 लाख यानी कि 35 लाख लिख सकते हैं? लेकिन कुछ बातें लिखने के बाद, और वो बातें कौन सी हैं? वो कौन सी बातें हमें लिखनी है दोस्तों? कि यही कि ये पीपीई है, नंबर 1, लॉजिकल आंसर तो होना चाहिए। नंबर 2, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट आउट करता है। तब नंबर 3, कॉस्ट विल इंक्लूड 25 लाख कंस्ट्रक्शन का और 10 लाख डिसमेल्टिंग का, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है। और आपका आंसर बनेगा 35 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का स्टडी मटेरियल का है। कंस्ट्रक्शन ऑफ internal wall should be recognized as PPE at cost। और पहला जो कॉस्ट होगा वो तो ये होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दैट इज 25 लाख। और दूसरा होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ वॉल, दैट इज 10 लाख। तो टोटल मिला के 35 लाख। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लीज होल्ड improvement. Although the lease itself is not asset for you, it's an operating lease, but the improvement of course is a PPE which you have to recognize 35 lakhs. चलिए, तो 10 हम लोगों ने कर लिया था।
पहले मुझे एक बार जरा बताइए तो सही, सब खामोश बैठे हैं। ये समझ आया सबको? समझ आया तो एक बार जरा थम्स अप दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम। क्या आपको नंबर 8 और नंबर 10 दोनों समझ आए? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन धड़ाधड़ करते जा रहे हैं। हरीश ने कहा यस, यानी कि बाकियों को नहीं समझ आया? बाकी भी बताएं भाई, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। बाकी लोग भी बताइए। और तब तक देखिए क्वेश्चन नंबर 12। जो भी बाकी है सब देखना है, पढ़ना तो सब है हमें। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए। एक्स लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी फॉर 1 लाख and the asset has an estimated useful life of 10 years, a residual value of nil. The company has charged Dipson using straight line method 10,000 per annum. ये कहानी कब की है? 1 जनवरी की, 2000 की, या 2010 मान लेते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल, रेसिडुअल वैल्यू है 0, और 10,000 रुपए बनता है। 1 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, 10,000 पर एनम बनता है, और 10,000 पर एनम ही हम लोगों ने चार्ज किया था। 1 जनवरी को द मैनेजमेंट है रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइडेड दैट एसेट विल प्रोबेबली बी यूज फॉर फर्दर 4 ईयर्स। अच्छा, यानी कि 2000 के बाद पूरा 2000 इस्तेमाल किया, 1 इस्तेमाल किया, 2 इस्तेमाल किया, 3 इस्तेमाल किया, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स। हमें लगता है कि 4 साल हम और इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल 8 साल ही। बताइए रिमेनिंग ईयर्स में इस एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी? तो कोई बताए मुझे, रिमेनिंग ईयर में इस एसेट्स की अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे? मतलब डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतनी मारामारी नहीं है। करके बताइए मुझे कि आप कैसे रिमेनिंग ईयर में डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेंगे। आज दोस्तों एक और क्लास लगेगी, मैं थोड़ी देर में आपको ब्रेक दूंगा और एक और क्लास करेंगे, क्योंकि इन डेज मुझे खत्म करना है 16, तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्लास आगे बढ़ेगी। तो पहले तो सारे क्वेश्चन मैं खत्म करूंगा, कोई जल्दी नहीं करूंगा, चाहे समय जो लग जाए। अगर आपको समय नहीं है, वैसे तो समय होना चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन अगर समय नहीं है तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा, रात में या कभी भी मैं रिकॉर्डिंग कराऊंगा, मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा। जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ते रहेंगे। चलो ये बताओ जल्दी से। लॉकडाउन का टाइम है, पूरा इस्तेमाल कीजिए, यही समय है। एक बार फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो क्या करेंगे आप? इसलिए अभी जितना देख सकते हैं देख लीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। फाइनल में ऐसे मौके कम आते हैं। प्रोस्पेक्टिव ठीक है बेटा, आंसर भी बता दीजिए। आप प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्लीज गिव मी द आंसर। सही है, महक ने बिल्कुल सही बताया। देखिए क्वेश्चन आपने देख ही लिया, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, देखिए 1/1/2020 को इनिशियल कॉस्ट हमारी थी 10 लाख, सॉरी 1 लाख। तो हमने डिप्सन चार्ज किया फॉर 4 ईयर्स, माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4,
तो ये चला गया 40,000। तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1/1/2024? चलो जी 60,000 है। नाउ द एस्टिमेटेड लाइफ इज रिवाइज्ड, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है सिर्फ 4। और ये कहता है कि जब कभी भी यूजफुल लाइफ में चेंज हो तो प्रोस्पेक्टिवली आगे बचे हुए साल में आपको डिप्शन चार्ज करना। याद रखिए, किसी कारण से रिवोल्यूशन डिवोल्यूशन हो, इंपेयरमेंट हो, चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू हो या चेंज इन यूजफुल लाइफ हो, कोई रेस्टो इफेक्टिव कैलकुलेशन नहीं है। अब कैलकुलेशन एक ही है कि जो भी बचा हुआ है उसको आगे की तरफ आपको चार्ज करना है। हरीश 7.5 का डिप्शन बेटा आपका गलत है, 60,000 है। तो डिप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 60,000। स्क्रैप वैल्यू अभी भी वही है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 4, यानी कि 15,000। सही है मित्रों? तो ये हो गई आपकी 12 नंबर की बात। चलिए 13 नंबर एक बड़ा क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा रुकते हैं पहले, अभी और आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, टेस्ट योर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है, लेकिन इस तरह का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये है जी, पढ़िए जरा। कंपनी ओन्स एन एसेट विथ एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 lakhs। ऑन एक्विजिशन मैनेजमेंट ने इसकी यूजफुल लाइफ मानी 10 साल, रेसिडुअल वैल्यू मानी 20,000। द एसेट इज नाउ 8 years ओल्ड। 10 में से 8 चले गए, कितना बचा है? 2। एट ड्यूरिंग दिस टाइम देयर हैज बीन नो रिवीजन इन द assessed or residual value. At the end of the year 8, management has revised the useful life and residual value and has determined the useful life can be extended to 12 years in view of the maintenance program. मतलब हमने एक अच्छा मेंटेनेंस प्रोग्राम अडॉप्ट किया है, तो हमें लगता है कि भाई 10 पे एक बात खत्म नहीं होगी, अभी 2 साल और एक्स्ट्रा चलेगा, यानी कि 4 साल बाकी है। लेकिन रेसिडुअल वैल्यू 20,000 से गिर के 10,000 हो गई। तो ये चेंजेज आगे हमारे अकाउंटिंग को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये दोस्तों आपको बताना है। बेसिकली डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करेगा और तो कुछ ज्यादा करेगा नहीं। तो बताइए आगे का डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनी वन ऑफ यू? चलो भाई, आगे का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना जरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया बिल्कुल उसी का भाई है, ये होना तो चाहिए आपसे। सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। समझिए ये आपके एग्जाम में आ गया है और अभी आपको बनाना है, पहले सॉल्व करें तब आगे चलेंगे। कोई मुझे बताए। एक काम करिए, आप ओरिजिनल कॉस्ट ले लीजिए और 8 साल का डिप्शन पहले घटा दीजिए, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। मतलब कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 8 ईयर आ जाएगा, फिर उसके बाद बात करिए, मिनटों में निकलेगा। पहले आप 8 साल का डिप्शन चार्ज करें, फिर उसके बाद बात करेंगे।
और डिप्सन निकल जाएगा। हरीश ने डिप्सन बता दिया, भाई बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे? करना नहीं चाहते हैं, बस केवल आदत हो गई है सुनने की। देखो बेटा, अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा। चाहे आप कितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देख लें, क्लास सुन लें, उससे कुछ नहीं होना। नॉलेज हैज टू बी अप्लाइड, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए नॉलेज को प्लीज अप्लाई कीजिए, तभी कोई बात हो पाएगी, उसके बगैर बात नहीं होगी। चलिए, चंद्रमोहन का भी आ गया। और कोई? चलिए मैं ही बता देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से ये बात है, थोड़ा सा डेट का चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट योर नॉलेज। महक का भी आंसर आ गया, 4 बच्चों ने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बाकी बच्चे भी करें। व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट एट बिगिनिंग? योर इनिशियल कॉस्ट इज 2 lakhs. What is the depreciation for first 8 years? Initial cost less expected residual value divided by useful life expected into 8 years. 81, 18, 144. तो what is the carrying amount at beginning of 9th year? हम ये मान रहे हैं कि 8 साल पूरी तरह से एग्जिस्ट हो गया है, एट एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि 8 साल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो कितना बचा? $56। अब चूंकि हमारे रेसिडुअल वैल्यू में थोड़ा फर्क पड़ गया है कि डिप्सन फ्रॉम 9th ईयर ऑनवर्ड्स, रेसिडुअल वैल्यू 20 की बजाय 10 है, और लाइफ जो बची हुई है वो 4 साल बची हुई है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। चलिए बताइए। $11,500। डन बेटा? तो फिर आइए और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2। या एक ब्रेक लिया जाए? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब पहले 2 कर लेते हैं तब ब्रेक लेंगे, ठीक रहेगा, ये अच्छा रहेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 2 निपटा देते हैं तब ब्रेक लेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी हैज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, plant and equipment with initial cost of this much at the date of revaluation.
Accumulated debtion amounted 55. The fair value of asset by reference to the transaction in the similar asset is assessed 55. जन एंट्री करिए रिवैल्यूएशन की। ये तो क्वेश्चन पीछे किया था हम लोगों ने शायद, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देख लूं मैं, सेम लग रहा है मुझे ये। सेम होगा तो फिर छोड़ देंगे हम लोग। जरा 1 मिनट में चेक कर लूं। ऑलरेडी डन, आप सही कर रहे हैं। ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं छोड़ता हूं क्योंकि ये सेम एज S3 है। खैर कैसे करना है बता देता हूं। 1 लाख में 55 गया, बचा 45। अब 45 से 65 हुआ है, तो आपने 2 तरीके हैं, या तो ये डेप्शन खत्म करके 20 का रिवोल्यूशन कर दीजिए, या 1 लाख को भी इसी रेशियो में बढ़ा दीजिए, 55 को भी इसी रेशियो में बढ़ा दीजिए, बैलेंसिंग फिगर अपने आप 65 हो जाएगा। तो ये तरीका भी हो सकता है। इसी बीच एक आशीष का क्वेश्चन आया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने देखा नहीं इसलिए मैं बता नहीं पाया। आशीष कह रहे हैं कि सर हमने 20,000 तो पहले भी लेस किया हुआ था, तो फिर दोबारा क्यों लेस कर रहे हैं 10,000? हमने डिप्रेसिएबल अमाउंट निकाला था। डिप्रेसिएबल अमाउंट का मतलब होता है कि जो कैरिंग अमाउंट है उसमें से एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 20 हमने मान कर रखे थे कि 20 बचेगा, लेकिन अब 10 बचेगा तो 10 तक पहुंचेंगे। भाई पहले हम मान के चल रहे थे कि 180 डिप्रेसिएट करना है, लेकिन अब 10 हो गया तो हमें अब 190 डिप्रेसिएट करना है। इसलिए क्या नाम है इनका, आशीष, ये 20,000 की हमने कोई जर्नल एंट्री नहीं पास की है, वो तो रेसिडुअल वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी डिप्रेसिबल अमाउंट निकालने के लिए हमने माइनस किया था। कल को मान लो ये 15 हो जाए, कल को 10 हो जाए, कल को 5 हो जाए, कल को 25 भी हो सकता है, तो बचे हुए को हम आगे की तरफ खिसका देंगे, आगे की तरफ हम बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर छोड़ते हैं। आइए 4 कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। नंबर 4, 3 तो हुआ ही नहीं। ये पढ़िए मित्रों, नंबर 4 करिए, तब ब्रेक की बात होगी। एक मशीन था जो डैमेज हो गया ड्यू टू फायर ऑन 31 मार्च। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन वाज दिस मच ऑन दैट डेट। एक्स लिमिटेड ने सेल कर दिया डैमेज एसेट्स को एज स्क्रैप, और इंश्योरेंस कर रखा था 31 मार्च को। कंपनसेशन प्रोसीडिंग स्टिल इन प्रोसेस है, बट इंश्योरेंस कंपनी कंफर्म द क्लेम। उसने कहा कि पैसा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 50,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कैसे इन ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंट करेंगे, आपको ये बताना है। हाउ यू कैन अकाउंट फॉर दीज ट्रांजेक्शन्स। ठीक है दोस्त, पहले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, तब मैं आपको इसका लीगल बेस बताऊंगा और फिर हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट सी द क्वेश्चन। इंपेयरमेंट वाले में इसका जवाब आया था, और वहीं से इसका आंसर बनेगा, और आपको याद हो तो, बाकी मैं भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। सब लोग क्वेश्चन जरा मन से और ध्यान से देख लीजिए, कि क्वेश्चन को सही तरीके से देखना बहुत जरूरी है।
चलिए देखिए, इसका थोड़ा सा लीगल बेस पहले मैं आपको बताऊं, तब आगे चलेंगे। देखिए यहां कहीं छुपा हुआ है इसका आंसर, इंपेयरमेंट। क्वेश्चन कहता है कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट दैट वेयर इंपेयर्ड, ठीक है, लॉस्ट या गिवन अप shall be included in profit and loss account when the compensation become receivable. लेकिन after saying this it says that loss and related claim या repayment of compensation are separate economic events and therefore they have to be accounted separately. एक सेपरेट इकोनॉमिक इवेंट है और इसलिए इसकी जो अकाउंटिंग होनी चाहिए वो सेपरेट होनी चाहिए। इट शुड बी अकाउंटेड सेपरेटली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पे, आप सब लोग देखिए। मतलब जो मुझे रिलेटेड क्लेम की बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है, उसकी अकाउंटिंग सेपरेट होनी चाहिए। इसका मतलब है भाई पहले तो आप जो इंपेयरमेंट का लॉस वगैरह वो मानिए, फिर पीपी जो डिस्पोज हो गया उसको डी रिकॉग्नाइज कीजिए, जाहिर है उसकी कैरिंग अमाउंट हटाएंगे, उससे संबंधित प्रॉफिट या लॉस की हम बात करेंगे। और थर्ड पार्टी से जो कंपनसेशन मिला है, ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सेपरेट प्रेजेंटेशन दीजिए। तो देखिए मेरा जो एसेट था उसकी क्या थी वैल्यू, चेक करते हैं। हमारे एसेट्स की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू थी 1 लाख थी कैरिंग अमाउंट 31 जनवरी को, यही थी कैरिंग अमाउंट। अब डैमेज हो गया तो हमने 10,000 में बेच दिया। अब 1 लाख की चीज को 10,000 में बेचा तो मुझे लगता है कि यू हैव इनकर्ड ए लॉस ऑफ 90,000। तो 90,000 का तो पहले आपको मित्रों लॉस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद कंपनसेशन जो 50,000 है अभी मिला नहीं है तो आप उसको एज ए एसेट दिखाएंगे, लेकिन इनकम सेपरेट चलेगा। तो ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन, ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन। पहले जनरली हमारी जो बात होती थी कि हम इसमें से लेस करके तब प्रॉफिट लॉस निकालते थे, जैसा हम लोग पढ़ते थे अब तक। लेकिन अब ऐसा नहीं, इंड एस ने कहा कि दे आर टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दोनों सेपरेट सेपरेट है। आपका एसेट टूटा, उसके ऊपर कुछ स्क्रैप मिला, कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ, दैट इज सेपरेट, कंपनसेशन मिला सेपरेट। तो ये हमें 90 का अलग लॉस दिखाना है और हमें 50 का प्रॉफिट अलग दिखाना है। ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। तो यही इस क्वेश्चन की बात थी। चलिए इस बात को अब चाहे तो लिख भी सकते हैं। बेस यहां से था कि डिरिकॉग्नाइज अलग से करना है और कंपनसेशन की बात अलग से करनी है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऊपर कहता है हमें क्वेश्चन कि दोनों एक अलग बात है।
चलिए शुरू करें, लिखिए। कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4। एज पर आपने कर लिया, सब लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल गया था, कर लिया सब लोगों ने। इंड एस 16 डी रिकॉग्निशन, या ऐसा लिखते हैं इम्पेयरमेंट एंड एनी कंपनसेशन फॉर सच impairment are treated as two separate economic transaction. Therefore, in the given case, क्या करेंगे भाई आप इस दिए हुए केस में? व्हाट शुड यू विल डू? बोला गया कि भाई हम लोग लॉस ऑन इम्पेयरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट will be recognized separately. कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 1 लाख।
अमाउंट कितना था सेल स्क्रैप, तो भैया आपका जो लॉस हुआ डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल will be 90,000 and any compensation will be recognized as income, recognized in PL account या PL statement as income ₹50,000। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 15 मिनट के बाद हम लोग फिर से आएंगे, लेकिन मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, फिर दूसरी वीडियो चालू होगी, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और 15 मिनट के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं। ये 4 नंबर है वीडियो, अगली वीडियो जो आएगी उस पर लिखा होगा 5 नंबर। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।